क्या हो अगर अचानक से पूरी दुनिया में बिजली से चलने वाली हर चीज बंद पड़ जाए, इंसानों के बनाए हुए सारे आधुनिक उपकरण किसी काम के न बचे, तब आप ऐसे हालात में किस तरह सरवाइव करोगे। आज की ये साइफाई कहानी कुछ ऐसी ही है। तो बिना किसी देरी की कहानी शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है और हम जापान के टोक्यो शहर को देखते हैं। रोजाना की तरह हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। तब हम टोक्यो की एक कंपनी में काम करने वाले एक एम्प्लॉय को देखते हैं जिसका नाम यूंग था, जो अपने काम में बिजी होता है। काम खत्म करने के बाद वो अपने घर वापस लौटता है। यूंग की एक फैमिली है जिसमें उसकी डॉटर, उसका सन और एक प्यारी सी वाइफ है। और यूंग की फैमिली को देखकर हमें ये पता चलता है कि ये सब के सब अपने गैजेट्स में इतने ज्यादा व्यस्त हो चुके हैं कि ये एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये एक घर में रहने के बाद भी एक दूसरे से काफी दूर है। अब अगली सुबह यूंग देखता है कि उसकी अलार्म घड़ी बजी ही नहीं है, जिसकी वजह से वो ऑफिस जाने के लिए लेट हो चुका है। जब वो अपने कमरे से बाहर आता है तो वहाँ उसकी वाइफ भी परेशान थी क्योंकि घर में बिजली नहीं है और साथ ही बैटरी से चलने वाले उपकरण भी काम नहीं कर रहे हैं। और तभी वहाँ यूंग की डॉटर भी देखती है कि उसका फोन भी काम नहीं कर रहा। इन्हें यहाँ कुछ भी समझ नहीं आता, पर फिर भी यहाँ यूंग और उसके बच्चे जल्दी से तैयार होकर ऑफिस और स्कूल के लिए घर से निकल जाते हैं। और तब इन्हें अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग के एलिवेटर के पास लोगों की भीड़ दिखाई देती है क्योंकि लिफ्ट भी काम नहीं कर रही थी। ये सीढ़ियों से नीचे आ जाते हैं। यूंग जब रेलवे स्टेशन पर आकर देखता है तो वहाँ पर भी बहुत से लोग खड़े हुए थे जो रेल के आने का इंतजार कर रहे थे, पर यहाँ ट्रेन भी नहीं चल रही होती। तब यूंग नोटिस करता है कि उसके हाथ में जो वॉच है वो भी बंद पड़ चुकी है। दूसरी ओर हम यूंग के सन को देखते हैं जो अपनी बाइसिकल से जा रहा होता है। तब वहाँ उसे आसपास के लोग बड़े ध्यान से देख रहे थे क्योंकि यहाँ कार और बसेस भी काम नहीं कर रही थी। वही हमें यूंग की वाइफ को दिखाया जाता है जो कि ग्रोसरी स्टोर पर सामान खरीद रही थी। वहाँ वो देखती है कि लोग जरूरत से ज्यादा सामान ले जा रहे हैं क्योंकि लोग इस ब्लैकआउट से डर चुके हैं और अब लोगों को लगता है कि दुनिया में कुछ बुरा होने वाला है। यहाँ यूंग की पत्नी भी बहुत सारा सामान ले लेती है। तब इस स्टोर पर अनाउंसमेंट किया जाता है कि यहाँ पर डिजिटल पेमेंट्स नहीं ली जाएगी, सिर्फ कैश पेमेंट करनी अलाउड थी क्योंकि यहाँ कार्ड स्कैनर्स भी काम नहीं कर रहे थे। ये सुनकर सब के सब एटीएम मशीन की तरफ जाते हैं, पर यहाँ एटीएम मशीन भी काम नहीं कर रही थी। यहाँ यूंग पैदल किसी तरह ऑफिस तक पहुंच चुका था। तब यूंग देखता है कि उसके ऑफिस का गेट ओपन नहीं हो रहा था क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिक गेट होता है। तब कुछ लोग उसे तोड़कर अंदर आ जाते हैं, पर क्योंकि यहाँ कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा था तो इन लोगों को आज की छुट्टी दे दी जाती है। वो ऑफिस से निकलकर सीधा एक साइकिल स्टोर पर जाता है। वहाँ वो देखता है कि साइकिल की प्राइस अचानक से बढ़ चुके हैं क्योंकि शहर में किसी भी तरह का कोई भी व्हीकल काम नहीं कर रहा, इसलिए साइकिल की डिमांड काफी बढ़ चुकी है। पर फिर भी यूंग वहाँ महंगे दाम पर एक साइकिल खरीद लेता है और शाम होते होते वो घर आ जाता है। और रात में हमें यूंग की फैमिली को दिखाया जाता है जो इस ब्लैकआउट में कैंडल की मदद से डिनर कर रहे होते हैं। वहीं यूंग की बेटी मोबाइल न चलने की वजह से काफी परेशान होती है। यूंग का बेटा जब बाथरूम जाता है तब वो देखता है कि ना तो फ्लश में और ना ही टैप पर पानी आ रहा है। और यहाँ क्योंकि कोई भी गैजेट काम नहीं कर रहा था तो यूंग के दोनों बच्चे काफी बोर हो रहे होते हैं क्योंकि इस ब्लैकआउट से पहले वो हर वक्त अपने गैजेट में ही खोए रहते थे। और तभी यहाँ यूंग का पूरा परिवार घर से बाहर बालकनी में खड़ा होता है। वहाँ से वो लोग देखते हैं कि पूरे टोक्यो शहर पर हर तरफ अंधेरा है। और जब वो आसमान में देखते हैं तो वहाँ उन्हें तारे साफ साफ नजर आ रहे थे और ऐसा नजारा इन लोगों ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। यूंग की फैमिली काफी समय बाद एक साथ होती है और ये सब साथ होकर उन तारों को देखकर काफी खुश थे। और अब इस तरह से रहते हुए इन्हें 3 दिन हो जाते हैं। अब इस ब्लैकआउट की वजह से लोगों की लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल चुकी है। यूंग जब अपने ऑफिस जाता है तो उसका बॉस सबके सामने ये अनाउंस करता है कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ जाती, इंटरनेट ऑन नहीं होता, तब तक ऑफिस कोई नहीं आएगा। इस बात से यूंग परेशान हो जाता है। वो अपने बॉस से कहता है कि अगर हम ऑफिस नहीं आएंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे, हम अपने परिवार को कैसे चलाएंगे। तब यूंग का बॉस उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसे हालात रहे तो कोई भी इस शहर में रहना चाहेगा क्योंकि बहुत जल्द शहर में खाने और पानी की कमी होने वाली है क्योंकि इंसान की जरूरत की हर एक चीज पूरी तरह से बंद हो चुकी है, कार, बसेस, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी भी। और उसके बिना खाना, पानी और किसी और चीज को इस शहर में लाना, लोगों तक पहुँचाना काफी मुश्किल है। और तो और यहाँ शहर के सारे वाटर स्टोरेज भी खत्म हो चुके होते हैं। यूंग यहाँ बैंक जाता है पर उसे बैंक पे भी पैसे नहीं मिलते और इन हालातों में रहते हुए इन लोगों को 7 दिन बीत जाते हैं, जिस वजह से काफी लोग इस शहर को छोड़कर जा चुके हैं। और अब यूंग भी डिसाइड करता है कि वो अपने परिवार के साथ इस शहर को छोड़कर गाँव की ओर जाएगा। वो अपना सारा सामान इकट्ठा करते हैं और अगली सुबह साइकिल से निकल जाते हैं। यूंग और उसका पूरा परिवार इस शहर को छोड़कर गाँव की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में ये लोग देखते हैं कि अब इंसान की जरूरतों का सामान काफी महंगा हो गया है और तो और पानी की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। पर फिर भी यूंग यहाँ अपने बचे पैसों से अपने परिवार के लिए खाना और थोड़ा पानी खरीद लेता है। ये लोग एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहे थे क्योंकि इन लोगों को कहीं से पता चला होता है कि अब भी कुछ फ्लाइट्स उड़ रही हैं। यूंग और उसकी फैमिली को रास्ते में बहुत से लोग दिखाई देते हैं। वो
भी एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे, पर इन्हें एयरपोर्ट पहुंचकर पता चलता है कि कोई भी फ्लाइट नहीं चल रही है। इस बात से युंग और उसका पूरा परिवार हताश हो जाता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि अब उन्हें आगे करना क्या है। और अब युंग ये तय करता है कि वो अपनी इन्हीं साइकिलों से आगे का सफर तय करेगा। वही हम युंग के बच्चों को देखते हैं जो एक स्टोर के अंदर जाते हैं, जहाँ वो काम का सामान ढूंढ रहे थे, पर लोगों ने पहले ही इस स्टोर से खाने का सामान चुरा लिया था। उन्हें अपने यूज के सामान में एक मैप, कुछ फायर क्रैकर्स और साइकिल को रिपेयर करने के कुछ इक्विपमेंट मिलते हैं। वो उन्हें लेकर युंग के पास आ जाते हैं और युंग उस मैप में अपने गांव तक जाने का रास्ता देखता है और फिर ये उस मैप की मदद से आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में इन्हें बहुत से लोग दिखाई देते हैं जो टोक्यो शहर को छोड़कर जा रहे थे। अब रात हो जाने पर ये एक जगह रुककर सो जाते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि एक आदमी इनके पास से पानी की बोतल चुरा कर भाग रहा है। इसका मतलब लोग अपने आप को, अपने परिवार को बचाने के लिए खाने और पीने के सामान की चोरियां भी करने लगे थे। साथ ही युंग के परिवार के पास खाने और पीने की चीजें भी काफी हद तक खत्म हो चुकी होती हैं। अब ये अपने सफर के दौरान एक टनल तक पहुंचते हैं जो काफी बड़ी टनल होती है। वो किसी तरह एक बूढ़ी लेडी के सहारे उस टनल को पार कर लेते हैं। इसके बाद इनके सामने एक नदी आती है और अब तक इनके पास पीने का सारा पानी खत्म हो चुका होता है। युंग यहाँ अपने सामने नदी से पानी बहता देखकर उसे पीने लगता है और जब युंग उस पानी को पीता है तो वो पानी उसे अच्छा लगता है, क्योंकि इससे पहले इन लोगों ने अब तक वाटर बॉटल्स का ही पानी पिया होता है। और इस तरह आज बिना टेक्नोलॉजी, बिना इलेक्ट्रिसिटी के इन्हें 16 दिन बीत चुके हैं। ये इसके बाद फिर अपने सफर को जारी करते हैं और तभी इनके सफर के दौरान एक तूफानी बारिश आना शुरू हो जाती है। ये अपनी साइकिलों को खड़ी कर दीवार के सहारे उस बारिश से बच रहे होते हैं और जब ये वापस आकर देखते हैं तो उस तूफानी बारिश की वजह से इनकी साइकिल में रखा सारा सामान खराब हो चुका था। युंग के बेटे की साइकिल का टायर भी निकल गया था और अब अगर इन्हें आगे बढ़ना है तो इन्हें अपनी जरूरत के सामानों को इकट्ठा करना होगा। युंग और उसकी पत्नी वहीं रहते हैं, जबकि युंग के बच्चे पास ही के शहर में सर्वाइवर की चीजें ढूंढने निकल जाते हैं। ये एक ग्रोसरी स्टोर पर पहुंचते हैं जहां युंग का बेटा अपनी साइकिल का टायर ढूंढ रहा था। वहीं युंग के बेटे को खाने का कुछ सामान मिलता है, पर वो पेट फूड होते हैं। और साथ ही ये जब बैटरी का पानी पीकर देखते हैं तो वो कुछ ठीक लग रहा था, तो ये लोग वो सारा सामान लेकर वापस युंग के पास आ जाते हैं। और जब युंग की बेटी उस पेट फूड को खाती है तो वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी इन्हें अपने आप को जिंदा रखने के लिए उसे खाना पड़ता है। और ये अपनी प्यास उस बैटरी के पानी से बुझा रहे थे। युंग के बेटे को टायर तो नहीं मिला था, पर फिर भी वो किसी तरह अपनी साइकिल को रिपेयर कर लेता है और ये फिर अपने सफर में आगे बढ़ने लगते हैं। और इस तरह से इन्हें चलते हुए आज पूरे 22 दिन हो चुके होते हैं। ये किसी भी तरह अपने गांव पहुंचना चाहते हैं। अब एक दिन इन्हें अपने सफर के दौरान एक फैमिली दिखाई देती है जो सर्वाइवर के तरीके अच्छे से जानती थी। वो फैमिली युंग की फैमिली से मिलती है और वो लोग युंग की फैमिली को कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बताते हैं जो वो अपने सफर में खा सकते हैं। और साथ ही वो लोग युंग की फैमिली की एक तस्वीर लेते हैं। वो जिस कैमरे से इन लोगों की तस्वीर खींचते हैं वो बैटरी पर चलने वाला कैमरा नहीं था, बल्कि वो रील्स के मैकेनिज्म पर चलता था। और वो तस्वीर लेने के बाद इनके घर का पता पूछते हैं। अगर हालात सुधरते हैं तो वो उस तस्वीर को उन तक पोस्ट कार्ड के जरिए भेज देंगे। और इसके बाद ये फिर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और फिर ये लोग कुछ दूर आगे जाने पर देखते हैं कि बहुत से लोग एक जगह पर इकट्ठा हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग फिश को पकाकर बेच रहे थे। ये लोग भी लाइन पर लग जाते हैं, पर जब तक इन लोगों का नंबर लगता है वहाँ सारा खाना खत्म हो जाता है। इससे युंग का पूरा परिवार उदास हो जाता है, क्योंकि वो काफी भूखे थे। यहाँ युंग उस आदमी के पैर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मेरे बच्चे भूखे हैं, प्लीज उन्हें खाना दे दो। पर उस आदमी पर युंग की बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था और वो आदमी वहाँ से चले जाता है। तो ये लोग वहाँ से उदास मन से आगे बढ़ जाते हैं। ये लड़खड़ाते हुए चल रहे थे, क्योंकि इन्होंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। और तब ये लोग थक हार कर एक जगह पर बैठ जाते हैं। तभी युंग को एक कीड़ा दिखाई देता है। वो उसे खाने ही वाला था कि तभी उसकी आंखों के सामने एक पिग दिखता है और ये पूरी की पूरी फैमिली उस पिग को पकड़ने लग जाती है, क्योंकि ये उनका खाना है। यहाँ युंग उस पिग को पकड़ लेता है, पर उनमें से कोई भी उस पिग को काट नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है। वो इनसे कहता है कि उस पिग को अपने साथ मेरे घर ले चलो। ये पूरा परिवार उस पिग को ओल्ड मैन के घर ले आता है और वहाँ ये सब मिलकर खाना खाते हैं। इन लोगों ने कई दिनों बाद आज पेट भर खाना खाया है और फिर ये अगले एक हफ्ते तक इसी घर में इसी आदमी के साथ रहते हैं। ये लोग उस ओल्ड मैन की काम में मदद करते हैं और ये पूरी तरह से रेस्ट कर लेने के बाद अपने साथ कुछ खाना लेकर उस आदमी को अलविदा कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। युंग अपने परिवार के साथ अपने गांव की ओर बढ़ रहा था, लेकिन तभी इनके रास्ते में एक नदी आ जाती है जो उस मैप पर नहीं थी।
इस बात से युंग के बेटे को गुस्सा आ जाता है और वो उस मैप को वहीं फेंक देता है। दरअसल ये मैप पुराना था और यहाँ सबके सब उस नदी को पार करने के लिए लकड़ी का बेड़ा बना रहे थे और उस लकड़ी के बेड़े की मदद से वो अपना सामान लेकर उस ओर चले जाते हैं। पर उनकी साइकिल अब भी इसी और थी तो उन्हें साइकिल लेने फिर से आना था। यहाँ युंग अपने बेटे के साथ वापस नदी की दूसरी ओर आता है और फिर ये लोग उस राफ्ट में उन साइकिलों को रखकर नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे कि तभी अचानक तेज बारिश होने के चलते नदी के पानी का स्तर बढ़ जाता है और उसका बहाव भी तेज हो चुका था और इस नदी के तेज बहाव में युंग साइकिलों को बचाने की कोशिश में उस राफ्ट के नीचे दबकर डूब जाता है। पर यहाँ युंग का बेटा किसी तरह अपनी जान बचाकर किनारे तक पहुंच जाता है, लेकिन इस परिवार ने युंग को खो दिया है। युंग के डूब जाने के गम में सभी लोग काफी दुखी थे, पर अब भी ये लोग जिंदा हैं और इन्हें इस हालात में भी सरवाइव करना है, इसलिए ये पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। ये रेलवे ट्रैक में चलते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक इनके पीछे कुछ डॉग्स आ जाते हैं क्योंकि इनके बैग में मीट होता है और तभी एक डॉग उस मीट को लेने के लिए युंग की वाइफ के बैग पर झपट पड़ता है, जिसकी वजह से वो रेलवे ट्रैक से नीचे गिर जाती है और युंग की वाइफ की टांग टूट जाती है। इसका मतलब ये है कि अब ये लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। पर यहाँ युंग के बच्चे किसी तरह युंग की वाइफ को ट्रैक पर वापस लाते हैं। वो उसे उठाकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, पर अब भी वो डॉग इनके आसपास ही थे और वो डॉग इन पर फिर से हमला करते उससे पहले पीछे से एक ट्रेन आ जाती है, जिसकी आवाज से वो डॉग वहाँ से भाग जाते हैं। ट्रेन इन्हें देखकर रुक जाती है। ये दरअसल एक स्टीम इंजन होता है जो अब भी इस ब्लैकआउट पर काम कर रहा था और तब ट्रेन से कुछ लोग उतरते हैं और इन लोगों को ट्रेन के अंदर ले आते हैं और साथ ही युंग की पत्नी के टूटे हुए पैर का भी इलाज करते हैं। वहीं हम दूसरी ओर नदी के किनारे युंग की डेड बॉडी को देखते हैं और पक्षी युंग की डेड बॉडी को खाने वाले होते हैं, पर युंग यहाँ पर मरा नहीं होता बल्कि वो अब भी जिंदा था, पर उसकी हालत भी ठीक नहीं थी। वो लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और वो एक खेत में ट्रैक्टर के पास बैठ जाता है। वो बहुत ज्यादा थका हुआ था। तभी युंग को अपनी आंखों के सामने एक ट्रेन गुजरती हुई दिखाई देती है और उस ट्रेन को देखकर उसके पास जो एक फायर क्रैकर था वो उसे जला लेता है, जिससे धुआं हो रहा था। यहाँ हम ट्रेन में देखते हैं जहाँ युंग की वाइफ को वो धुआं दिख जाता है और वो उस धुएं को देखकर समझ जाती है कि उसके हस्बैंड के पास एक ऐसा ही फायर क्रैकर था और वो ट्रेन को रुकवा लेती है। यहाँ युंग के दोनों बच्चे दौड़कर युंग के पास जाते हैं और अब युंग भी ट्रेन पर बैठ चुका है। यूसुंग की फैमिली वापस यूसुंग को पाकर काफी खुश होती है और कुछ ही देर में वो ट्रेन युंग की फैमिली को उनके गांव तक पहुंचा देती है और युंग सीधा अपनी फैमिली के साथ समुद्र के किनारे जाता है क्योंकि युंग के पिता एक मछुआरे हैं और वहाँ युंग के पिता उसे दिख जाते हैं और अब युंग अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहकर पुरानी तरह से अपनी जिंदगी जीना शुरू करता है। यहाँ पर लोग किसी भी तरह की कोई भी टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं होते और ना ही यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है। युंग यहाँ पर खेती करता, अपने बेटे के साथ मछलियाँ पकड़ने जाता। उसे ये जिंदगी अपनी पुरानी जिंदगी से ज्यादा अच्छी लगती है और इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है और इस तरह बिना इलेक्ट्रिसिटी और टेक्नोलॉजी के रहते हुए इन्हें 2 साल 126 दिन हो चुके हैं, मतलब 856 दिन। अब एक सुबह युंग देखता है कि अचानक से उसकी अलार्म घड़ी बजने लगी है और जब वो अपने घर के बाहर आता है तो गांव में हर तरफ लाइटें जल रही थी। इसका मतलब अब बिजली और हर तरह की टेक्नोलॉजी अब फिर से पहले की तरह हो गई है। युंग अपने परिवार के साथ वापस शहर आ जाता है और साथ ही जितने भी लोग शहर से माइग्रेट हुए थे, शहर छोड़कर गए थे, वो सब के सब वापस आ चुके होते हैं। लेकिन अब भी इसके बारे में कोई नहीं जानता कि अचानक से ये दुनिया में क्या हुआ था, क्यों हर तरह की टेक्नोलॉजी बंद हो गई थी। इसका जवाब किसी को नहीं पता, पर लोग अलग अलग तरह की कहानियां बनाने लगते हैं। कुछ लोग टीवी पर ये कह रहे होते हैं कि ये ब्लैकआउट सन की सोलर फ्लेयर की वजह से हुआ था और कुछ लोगों का ये भी मानना था कि ये ब्लैकआउट एक टेररिस्ट अटैक था, पर इसकी सच्चाई क्या थी कोई नहीं जानता। और हमें कहानी के आखिर में युंग की फैमिली को दिखाया जाता है जिन्हें एक पोस्ट कार्ड आया था और उसके अंदर वही फोटो होती है जो इस ब्लैकआउट के दौरान उस फैमिली ने इनकी तस्वीर ली थी। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसी ही और कहानी देखनी है तो आपको एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। मैं हर्ष, मिलता हूँ नई वीडियो में।